हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएससी का जो प्रीलिम्स पर है, पीएस का सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आपको सिलेबस को किस प्रकार से स्टडी करना है, बहुत बारीकी से आपको स्टडी करना है। जो भी पॉइंट आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में दिए गए हैं, 6 से 7 पॉइंट आपको दिखा, इनको हमें बारीकी से अब अध्ययन करना है। जैसा 2 से 3 घंटे भी आपको लग सकते हैं, आप लगाएं उसे, पर बहुत बारीकी से। कैसे बारीकी से अध्ययन करना है आपको, जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी, और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि करना किस प्रकार से चाहिए। तो अब इस लेक्चर में मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कि आपको करना किस प्रकार है, प्रैक्टिकल वे क्या है उसका बता तो मैंने दिया। और ये आपको बता तो बहुत सारे लोग देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है कि हम उसे लागू कैसे करें, उस प्रकार की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। ये अंतर है। ऐसे करें वैसे करें तरीका से करें, हवाबाजी बहुत होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरीका से अप्लाई करें उसे, वो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा। आज हम उसी बात पर यहाँ पे चर्चा करेंगे, और आपको प्रैक्टिकल वे में मैं बताऊंगा कि आपको एग्जीक्यूशन करना किस प्रकार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 पार्ट्स में ये है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है जनरल स्टडी का, उसका सिलेबस क्या है, कितने पॉइंट्स उसके अंदर है। फिर पॉइंट्स का एक एक पॉइंट्स के साथ में सिलेबस जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम मैच करेंगे। यानी कि सिलेबस, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी होंगे उन्हें उठाएंगे, और साथ में जाकर के देखेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वाले पॉइंट से पूछे गए। और यही मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको ये सब करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप बहुत ही सजगता के साथ उठाना है, ताकि कल को आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया यूपीएससी का, या फिर मैं कर नहीं पाऊंगा, या फिर कुछ भी ए टू जेड। और ना ही आपका जो उत्साह है, जिसे हम कहते हैं कि मोटिवेशनल आपको वीडियोस देखनी चाहिए, मुझे निरुत्साह हो जाता हूं, कभी कभी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीका की जो फीलिंग्स है अक्सर उन बच्चों को होती हैं जो शुरू में समझ करके नहीं बल्कि से प्रभावित होकर के डिसीजन ले लेते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना। और आप जानते हैं इस बात को, यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है। आपको बड़े इत्मीनान के साथ में, पेशेंस के साथ में, समझदारी के साथ में तैयारी करनी होती है, जब जाकर के आपका ये जो टारगेट है, जो आपका एम आपने बनाया है यूपीएससी में, सबका रहता है आईएएस बनना। तो आईएएस बनने के लिए जो सपना आपने पाला है वो किस प्रकार से साकार होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं अपने, तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे सिलेबस की, और वहीं पर साथ ही साथ हम दूसरे पार्ट में बात करते हुए चलेंगे कि इससे किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम पीएससी का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या है। देखना, यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट ए के नाम से है, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, वहां पर जब यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी करती है तो वहां पे आपको सिलेबस मिल जाता है, जिसमें प्रीलिम्स का सिलेबस होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर है, सेट और जनरल स्टडी, दोनों पेपर्स का। साथ ही साथ जनरल स्टडी मेंस में जो है GS1, GS2, GS3, GS4, उनका सिलेबस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ में कंपलसरी जो पेपर है उनका भी सिलेबस आपको मिल जाता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका भी आपको सिलेबस के अंदर ही मिल जाता है। तो आप सारे ऑप्शनल का मिल जाता है, तो आप अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग सिलेबस जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जनरल बात करेंगे कि यूपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो, उसका ड्यूरेशन कितना है। ये 2 घंटे का ड्यूरेशन है इसका, यानी कि एग्जाम जो होगा वो आपका पहला पेपर वो 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको कितने मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे। प्रश्न कितने होंगे, यानी कि क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है जी, 100 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, सारे प्रश्न जो है वो इक्वल मार्क्स उनके लिए होंगे, बराबर बराबर मार्क्स उन पर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और मैं थोड़ी सी जनरल बात कर लेता हूं। तो पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो जनरल स्टडी का होगा। तो दोनों पेपर्स को जनरल स्टडी फर्स्ट और जनरल स्टडी सेकंड बोला जाता है। जो जनरल स्टडी सेकंड है वो आप सी सेट भी कहते हैं आप। ठीक है, तो सी सेट का पेपर हो जाएगा।
तो हम पहले देखेंगे इसके अंदर, हाँ सीसेट के अंदर भी हम देख लेते हैं, वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बताऊंगा। 80 प्रश्न इसके अंदर होते हैं, प्रश्न इसके अंदर होते हैं जिनके 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स का होता है, 80 प्रश्न है, 200 मार्क्स का है और सबके लिए बराबर मार्क्स हैं। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है ये? क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का। जहां आपको 80 में से 27, 80 में से आपको 20 प्रश्न जो है वो सही करने होंगे, या फिर जितने प्रश्न आपने करे हैं उनका नेगेटिव हटा करके 27 जो प्रश्न है वो आपके राइट होंगे, तब ये आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं करते तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, बशर्ते उसमें कितना ही भी मार्क्स क्यों ना हो, आपको फेल ही डिक्लेयर किया जाएगा, फेल घोषित आप हो जाएंगे। ये इस वाले पेपर पे आपको बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले जो हमारा पहला जो केस फर्स्ट का लिया, अब हम देखते हैं। ये हमने बड़ी जनरल बात आपसे कर ली है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अब फर्स्ट पेपर में देखना आप, पहला इशू क्या है, मैं इसमें एक बार नंबरिंग कर लेता हूं। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। का मतलब क्या है कि प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है उन्होंने उसमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 7 पॉइंट्स आपको दिए गए, टोटल 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 7 पॉइंट्स में आप पहला वाला पॉइंट्स देखना, पहले पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है? करंट इवेंट्स, क्या आप लिखा हुआ पहले में? यहां पर आपको क्या आएंगे? करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्ट। पहले पॉइंट में सिलेबस में लिखा गया है कि आपका जो करंट अफेयर इस प्रकार का आएगा जहां आपकी करंट की इवेंट्स होंगी। इवेंट्स में जैसे कि कोई भी घटना, कहीं पे कोई वोल्केनोज का विस्फोट हो गया है, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई रिसर्च हो गई है, कहीं कोई मूर्ति निकल आई है, कहीं पे इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो करंट इवेंट से होंगे, ठीक है। नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल की भी हो, यानी कि इवेंट्स कैसी हो, इंटरनेशनल लेवल की भी होंगी तो भी आपसे प्रश्न वो पूछे जाएंगे। जैसे कि कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई सम्मेलन है, सम्मेलन से प्रश्न आपको आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यूएनएफसीसीसी का, 20 का, ये सारे जो एससीओ का जो समिट्स होते हैं वहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और करंट इवेंट्स यानी कि नेशनल लेवल की जितनी भी इवेंट्स होंगी वो सारी प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूंगा इसके किस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट आप देखना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा? आपका एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे आ जाएंगे। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से आपको यहाँ पे दी गई है। तो मॉडर्न हिस्ट्री इस वाले पॉइंट के अंदर, तो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट आप देखना, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी कि सोशल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की आपको यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। अब हमने 2 पॉइंट देखे हैं, अब मैं इनसे प्रश्न देखते हैं और आपको सेम प्रोसेस यही रखना है अपनी तैयारी में। एक पॉइंट आपने पढ़ लिया, के प्रश्न आपको देख लेने की किस प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ से पूछे गए हैं। तो हम चलते हैं अब अपने सेकेंड उस पर, देखेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न वो आपको आए हैं। देखना है यहाँ पे, तो मेंस का है, मैं और यहाँ पे मैं अभी प्रश्न आपको हल नहीं करा रहा हूँ, मैं एमसीक्यू हल नहीं करा रहा यहाँ पे। बस मेरा उद्देश्य है कि आपको पढ़ना कैसे है उसका प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने प्रीलिम्स को इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रश्न देखना, जब प्रश्न कब से देखने हैं ये भी मैं बता दूं आपको। प्रश्न प्रीलिम्स के जो है 2011 में सिलेबस चेंज हुआ था। 2011 में 2011 में जो है प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ। प्रश्न आपको देखने 2011 से जो भी ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, 2022, 23, 24 जिसमें भी दे रहे हैं तक का आपको पेपर देखना है। तो उससे पीछे का जो पेपर है वो अभी नहीं देखना है।
मैं आगे बताऊंगा वो उसका करना क्या है, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे, ये 2005 का प्रश्न है। तो 2005 के प्रश्न आपके लिए इररिलीवेंट हैं यदि आप पेपर को एक अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, पेपर का ट्रेंड एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो 2005 का प्रश्न आपको नहीं देखना है। 2011 के बाद के प्रश्न आपको देखने हैं पेपर के ट्रेंड एनालिसिस के लिए। और अभी हम जो करा रहे हैं वो पेपर का ट्रेंड एनालिसिस ही हम करा रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो प्रश्न है वो जो 2011 के बाद वाले जो प्रश्न होंगे वो हमारे लिए बताएंगे कि हमें कि किस प्रकार के जो प्रश्न है आ रहे हैं और हमें उन्हीं पर जो है ध्यान देना चाहिए। अब देखना आप, ये प्रश्न 2009 में आया है। यहाँ पे देखना एक, देखो ये प्रश्न है 2012 का प्रश्न है, वाला प्रश्न 2012 का है। प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से सही हैं। वो कह रहा है कि भारत के जो एंशिएंट इंडिया था उसके अंदर तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, या हमारा जो विज्ञान था, आप समझ रहे हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर डिफरेंस है। साइंस जो होती है वो मौलिकता होती है उसके अंदर, और साइंस एंड टेक जो है उसका एप्लीकेशन है, समझ गए। तो साइंस का वो कह रहा है कि जो नेचुरल साइंस थी, इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को नोबेल प्राइज नहीं मिलते, क्योंकि हमारे यहाँ पर साइंस की मौलिकता नहीं है। हम एप्लीकेशन तो यूज कर रहे हैं, जैसे कि आईटी में भारत बहुत आगे है क्योंकि हम एप्लीकेशन उसका कर रहे हैं, लेकिन जो मौलिक साइंस है वहां पर हम जो है पिछड़े हुए हैं। तो वो कह रहा है कि आप प्राचीन भारत में किस प्रकार की जो साइंस थी उसके विषय में आप देखेंगे। कह रहा है कि पहली शताब्दी ईसा तक विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य चिकित्सा उपकरण आम उपयोग में थे। यानी कि पहली ही शताब्दी हम में इस प्रकार का था क्या, जो पहली शताब्दी में क्या इस प्रकार का था कि जो चिकित्सक उपकरण जो थे, यानी कि हमारे, आपने सुना होगा कि जो सुश्रुत थे वो बड़े चिकित्सक थे, तो चरक थे वो भी एक चिकित्सक थे। तो आपने ऐसा सुना होगा कि वो बहुत, उन्होंने ब्रेन का भी ऑपरेशन, जो कि आज भी पॉसिबल नहीं है, पूरे ब्रेन को ऑपरेट करना आज भी, यानी कि उसका ऑपरेशन कर देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या इस तरीका से था। दूसरा देखना, मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण तीसरी शताब्दी ईस्वी में शुरू हो गया था। यानी कि आंतरिक अंगों का, यानी कि जो आप देख रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट देखते हैं या लंग्स ट्रांसप्लांट देखते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट देखते हैं, वो कह रहा है कि ये भारत में क्या तीसरी शताब्दी में प्रारंभ हो गया था। कोण की ज्या, यानी कि साइन, जो आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़े होंगे, वो कह रहा है कि जो साइन है, यानी कि जो एंगल की समझ है हमें, क्या वो 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गई थी। और एक देखना, चक्रीय चतुर्भुज की अवधारणा 7वीं शताब्दी में, यानी कि हमारी जो साइंस है, जो हमारा गणित है, क्या वो इस लेवल का था, वो ये पूछना चाह रहा है। तो आप देखना, मैं यहाँ पे आपको आंसर करा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस सिर्फ एक ट्रेंड एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस लेक्चर के बाद में जब ये सारे बेसिक लेक्चर हमारे पूरी हो जाएगी, ये वाली जो सीरीज है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी के बारे में आपको जो भी सब जानना है, इसके अंदर जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे तब एक पीवाईक्यू की सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ, जहां पर हम विस्तृत रूप से आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर सारे करेंगे, और आपको वहां पर लगभग 30 प्लस प्रश्न ऐसे होंगे कि जो 25 मई का आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है वहां आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। देखना आगे प्रश्न, देखना जैसे ये वाला प्रश्न आप देखो, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध और जैन धर्म, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए समान थे, यानी कि दोनों के लिए समान कौन कौन से इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों धर्मों में पाए जाते हैं, वो आपको देखना। पहला, तपस्या और भोग की चरम सीमाओं से बचना, दूसरा है वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता, और तीसरा है कर्मकांडों की प्रभावशीलता से इनकार। समझ रहे हैं आप। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न है, ये 2012 का प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ये रिपीटेड हुआ प्रश्न, यानी कि 1995 में प्रश्न था, 2012 में फिर आया। इसका मतलब है यदि हम फैक्ट के नजरिए से पेपर देखना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि हमें खासकर जो हिस्ट्री के मॉडर्न मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में हमें कहीं मदद मिले, तो हमें 2011 से भी पीछे जाकर के जो प्रश्न है वो कंटेंट के लिए देखने हैं। आप समझ रहे हैं ना, जो कंटेंट है, कंटेंट जो है उसके लिए हमें 2011 से भी पीछे जाना होगा। और यदि इंटेंट पैदा करना है, यदि इंटेंट पैदा करना है तो 2011 से आगे जाना होगा।
अब 2011 से आगे जो हम पेपर देख रहे हैं तो एक इंटेंट हम बना रहे हैं अपना कि हमें वास्तव में तैयारी का जो लेवल है किस प्रकार से रखना है। जब हम बौद्ध और जैन पढ़ रहे हो तो उनके जो मौलिक सिद्धांत हैं दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ें, क्योंकि 2011 के बाद में जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी और साथ साथ मेंस के अंदर भी एक कंपैरिजन स्टडी प्रारंभ कर दी है कि इस प्रकार के वो प्रश्न पूछते हैं कि जो कंपैरेटिव होते हैं। आप प्रीलिम्स में भी ट्रेंड देखेंगे, बस आपको ट्रेंड एनालिसिस कराने के लिए मैं ये प्रश्न करा रहा हूं, आप देख सकते हैं। देखना, एक 15वां प्रश्न है 2011 में, धर्म और रीत। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित का कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और रीत, समझ रहे हैं ना, धर्म और रीत, जैसे कि व्यक्ति धर्म से मोटिव होता है, यानी कि धर्म व्यक्ति का क्या है, एक केंद्र में होता है। तो धर्म बताते हैं ना कि जो धर्म है वो व्यक्ति को चलाता है। उस प्रकार जितने भी हमारे प्राकृतिक बदलाव होते हैं, मौसम के जो बदलाव होते हैं वो ऋतु के अकॉर्डिंग होते हैं। ऋतु किसे कहते हैं, जहां प्रकृति के बदलाव होते हैं, और धर्म जो है जो व्यक्ति को चलाता है और ऋतु जो प्रकृति को चलाता है। तो इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से देखना होगा। तो प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। अब आपको ये दिए गए, धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं के प्रति दूसरों के प्रति दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन की एक अवधारणा थी, समझ रहे हैं, और थी ही नहीं, आज भी है, ये केंद्रीय मूल है हमारे यहाँ। आप जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आप दिखाएंगे, वहां लोग कहते हैं कि क्या ये पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है, तो धर्म से निरपेक्ष कुछ नहीं होता, पंथ से निरपेक्ष होते हैं, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। तो वहां पे धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, और भारत कभी भी और कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। तो धर्म और रिलीजन दोनों अलग चीज है। जब मैं दर्शन के कुछ टॉपिक्स आपको कराऊंगा तो वहां बताऊंगा रिलीजन, ठीक है, और धर्म। तो धर्म हमेशा धर्म है, धर्म मतलब DHRAM, धर्म, और रिलीजन, तो वो दोनों ही अलग चीज है। तो ये डिफरेंस हम देखेंगे, ये 4th पेपर में भी काम आएगा और एसए में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला, तो वहां पे देखेंगे। देखना दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या दिया है उसमें, ऋत ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक नियम था, और इसमें सब शामिल था। तो जैसे मैंने आपको बताया, यदि आपको वर्ड का मीनिंग भी पता है धर्म और ऋत का, तो आप ये प्रश्न कर लेंगे इस प्रकार से। तो अब आपको तैयारी भी इसी प्रकार से आपको रखनी होगी। नेक्स्ट देखना, भू स्पर्श मुद्रा, यानी कि भगवान बुद्ध की आपने मूर्ति देखी होंगी, तो उनमें एक वो मुद्रा में रहते हैं, है ना, कभी हाथ वो इस तरीका से नीचे रखते हैं, कभी हाथ ऊपर रखते हैं। तो वो मुद्रा के विषय में ये प्रश्न है, वो पूछ रहा है कि ये मुद्रा जो है भू स्पर्श, यानी कि जब वो भूमि को स्पर्श कर रहे होते हैं, उस मुद्रा का क्या है। वो कह रहे हैं कि मारा पर नजर रखने और मारा के उसके ध्यान में बाधा डालने। मारा यहाँ पे कुछ नहीं है, मारा है कि जो बाधक है, समझ गए ना, जो तपस्या जो भी भगवान बुद्ध कर रहे थे, और भगवान बुद्ध नहीं उनके अनुयायी भी, तो बौद्ध धर्म में एक कंसेप्ट है कि मारा आपको क्या करेगा, रोकेगा, उसमें बाधा डाल देगा। तो वो कह रहे हैं कि इस मुद्रा का जो अर्थ है वो है मारा पे नजर रखना, और मारा को उसके ध्यान में बाधा डालने से रोकने के लिए बुद्ध का पृथ्वी का आवाहन। तो भगवान जो है वो बुद्ध जो है वो पृथ्वी से आवाहन कर रहे हैं कि ये मेरे मार्ग में बाधक है, तो तुम मेरे जो है दर्शी बन करके मेरे गुरु बन जाओ और इसको रोको। देखना यहाँ पे, मारा के प्रलोभनों के बावजूद बुद्ध ने पृथ्वी की अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी बनाने का आह्वान किया। जैसे मैंने बताया, साक्षी मतलब है वो सूक्ष्म रूप में दर्शक बन जाए। साक्षी जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है, ये जो हमारे धर्म शास्त्र है वहां पे साक्षी का मतलब है कि तुम अपने आप को अपनत्व के, आप अपने को देखें, वह है साक्षी भाव, बिना किसी, यानी कि ऐसा नहीं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये तीसरा है, उससे नहीं, जैसे हो वैसा देखना ही साक्षी है। तो बड़ा सूक्ष्म दर्शन है ये, तो इस वर्ड का मतलब आप समझ लेना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है जब भी आप पढ़ें, तो अब आपको पढ़ने का जो है इंटेंट क्या पैदा करना है कि जब भी आप इस पर मुद्रा यानी मुद्रा देखते हैं तो उनका डिटेल मीनिंग आपको एक बार जान लेना है, बस ये आपको यहाँ से पता। 2013 में भी एक प्रश्न है, देखना आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म की निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो निर्वाण जो है बौद्ध धर्म में, निर्वाण की व्याख्या, बौद्ध में जो चरम है वो निर्वाण है। निर्वाण का है कि जो भी आपके जो जीव है, जीव मतलब है अंदर जो आपका प्राण है, ठीक है, वो जीव जो है उसको मुक्त करना, जो कि दोबारा से सांसारिक चक्र में ना फंसे। वो कह रहा है कि इसकी अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या इनमें से कौन सी है। तृष्णा रूपी अग्नि का समन होना, स्वयं का पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति, और धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उनके लिए आपको तैयार रहना है। मैं आप जल्दी जल्दी ऐसा करा दे रहा हूँ, आपको दिखाना है मुझे कि आप इसके लिए तैयार रहें।
और अपनी जो स्टडी है वो इस लेवल पे आपको लेकर जानी है, कॉम्पेरेटिव स्टडी आपको करनी है, विचार करना है। प्रश्न जब भी आप वहां पे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 300 प्लस टॉपिक हमारे हैं, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़े तो उसको कॉम्पेरेटिव टेबल बना करके हमें कंपैरिजन करनी होगी। तो देखना, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अब देखें ना, अपने हिस्ट्री से प्रश्न कैसे आ रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। हाँ, आपका फैक्ट नहीं पूछ रहा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि यदि ये लक्षण है तो क्या ये सिंधु सभ्यता के लोगों में पाए जाते थे इस प्रकार के लक्षण। देखना, ये विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। तो ये सामान्य प्रश्न है, आपको मिल जाएगा। ये रिपीटेड प्रश्न भी बेशक यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर में 2011 से भी पहले जाकर आप देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ, और कई बार नहीं, 5 से 6 बार ये प्रश्न रिपीट। इसके जो ये 1 2 3 करके दिए हुए ना, यदि आप इनको, इनमें से आपको 1 2 भी मिल जाएगा, या तो तुम्हें पता चल जाएगा गलत है या सही है, तब भी आपका प्रश्न जो है आसानी से हल हो सकता है। और भी आप देख सकते हैं प्रकार के जो प्रश्न हैं आप, क्योंकि मुझे और भी दिखाने, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे 2 ही पॉइंट हुए हैं, उन पॉइंट्स से हमने जो भी प्रश्न है वो देखना है। भारतीय शैलकृत वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपका जो शैलकृत है, जो कि हमारा एक अलग ही टॉपिक है, हमने वहां पे बनाए हुए, तो में आपको तैयारी करनी है। तो जो आपका शैलकृत वास्तुकला है उसकी पूछना कि ये दिए गए उसके विषय क्या इनमें से सही। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर शैलकृत गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। और तीसरा है, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई, उपयुक्त में से कौन सही है। सही पूछ रहा आपसे। तो अब आपको समझ गए होंगे कि जो आर्ट एंड कल्चर के जो प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट हिस्ट्री, वो एक साथ से आपको लगेंगे दोनों, और मेडिवल भी कुछ कुछ। तो आपको जो हिस्ट्री का कल्चर वाला जो पार्ट है वो ये है। आप देखेंगे जब मैं एंशिएंट और वो आपको दिखाऊंगा आर्ट एंड कल्चर, ये प्रश्न रिपीट होते हुए दिखाई। तो एक बार मैं जल्दी से यहाँ पर कराए दे रहा हूँ आपको बस। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तब आप अभी हमारी वेबसाइट, जैसा कि आपको बता देता हूँ मैं एक बार, वेबसाइट है हमारी वेबसाइट है www.onlyies.com। आपको ये पीडीएफ यहाँ पे भी मिल जाएगी, और चाहे तो आप, हमारी एक ऐप है ओनली आईएएस, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सारी पीडीएफ आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर के ना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी स्टडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और मैं बार बार इसी भी बात पर जोर दे रहा हूँ ताकि आप इसे फॉलो करें, क्योंकि इसके इम्पैक्ट जो आने वाले हैं ना वो आप अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। आप 6 मंथ का टाइम मुझे दें, मैंने जैसे उसमें भी आपको बताया 6 मंथ में आपकी दिशा और दशा, आपकी तैयारी की दिशा और आपकी दशा चेंज कर दूंगा, ये गारंटी मैं आपसे ले रहा हूं। कुछ पैसा नहीं ले रहा, कुछ आपसे और नहीं कह रहा, बस एक चीज आपसे कह रहा हूं, आप इसे फॉलो करें और सपोर्ट करें, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। आप देखना इसे। और जो लोग, और भी मैं बता दूं, जो लोग आपसे 2-2 लाख 3-3 लाख में तैयारी कर रहे हैं, उनसे बेस्ट तैयारी ना हो तो 6 महीना बाद अनसब्सक्राइब कर चले जाना इस चैनल, ठीक है। इतनी बड़ी गारंटी और कोई ले भी नहीं सकता, और वो भी फ्री में कराऊंगा सारा, ठीक है। अब देखना एक बार, मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर हम चलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न रिपीट भी होने हैं, ये मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। आप देखना, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, और यहाँ पे फिर ऊपर दिया होगा ये सांची स्तूप, यानी कि तीनों, इनमें से कौन से जो है भित्ति चित्रकला के उदाहरण यहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें से आपको देखना। ये 3 प्लेस आपको दे दिए हैं, इनमें से कहाँ पर भित्ति चित्रकला आपको मिलेगी। तो बड़ा सूक्ष्म हमने इस तरीका के नोट्स बनाए हुए हैं, आप 1 घंटा के अंदर ये पूरा आप फिनिश कर देंगे, और बड़ा साइंटिफिक है। और वही आपको स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, उसी पे आपको काम करना है। स्ट्रेटेजी है ऐसे चलना है, स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेटेजी स्ट्रेट, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल। जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर, आपको क्या होता है, सर्कल में चलना है। प्रीलिम्स के बाद मेंस, और मेंस के बाद फिर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद फिर प्रीलिम्स। इससे बाहर, इसे मैं कहता हूँ विशियस साइकिल, तोड़ने की जरूरत है भाई, इसे दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। आपको ऐसा चलना है सीधा, एक आना चाहिए, आप एक होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, एक होना चाहिए डेस्टिनेशन। आपको पता होना चाहिए मुझे 1 साल तैयारी करनी है, 1 साल की तैयारी के बाद में मुझे कुछ भी करना है तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, या फिर 2 से 3 घंटे ही तैयारी करके अपने यूपीएससी करो ना होना चाहिए। ये विशियस साइकिल
क्योंकि जिसने भोगा है वो इसे जानेगा, इसीलिए आप इसमें ना फंसे। आप सीधी तैयारी करें कि भाई मैंने यहाँ से तैयारी करी है, 1 साल बाद में मेरी 2 से 3 घंटा की तैयारी रह जाएगी, और वो तैयारी रहेगी सिर्फ रिवीजन की और अपडेट की। ठीक है, बस। अब हम चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री पे, देखना मेडिवल हिस्ट्री पे हम चलते हैं और वहां से प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से। और यहाँ पे भी हम 2011 के बाद के ही प्रश्न देखने हैं हमें। ये तो देखा हमने। देखना, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास का संदर्भ लेते हुए बताइए कि सूफी रहस्यवादी निम्नलिखित में से किस प्रथा का अनुसरण करने के लिए जाने जाते थे। मतलब सूफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊन। यानी कि सूफी रहस्यवादी वो लोग गर्मियों में भी ऊन के वस्त्र पहनकर रखते थे। ठीक है, प्रेम में विश्वास करते थे। आपको पता है कि जो है इस्लाम की ही एक शाखा, इस्लाम की ही एक शाखा थी, और ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर इस्लाम जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाली शाखा थी सूफीज्म। ये मानते थे, जैसे कि आपको पता है इस्लाम में नाचना गाना चित्रकला ये सब क्या है, हराम है, लेकिन सूफियों ने इसको इसको ब्रेक किया। उन्होंने इससे इतर जाकर के बात की थी कि नहीं, आप प्रेम के द्वारा भी परमात्मा को पा सकते हैं। आप ध्यान और श्वसन नियंत्रण यानी कि जो भारत की योगा प्रणाली है उसको भी, ठीक है ना, उसको भी इन्होंने अपनाया था। एकाकी स्थान पर गहन आत्म संयमी व्यायाम यानी कि गहन ध्यान और चिंतन इनका, जो कि उसमें नहीं है, इस्लाम की जो है उस जो बेसिक्स हैं उसमें ये नहीं है, फंडामेंटल्स। अपने श्रोताओं में परमानंद की अवस्था को जगाने के लिए पवित्र गीतों का गाना। गीत इस्लाम में हराम है, जबकि ये सूफीज्म जो है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर आप मान सकते हैं, लेकिन कभी भी इस्लाम ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। आप ध्यान रखने का, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तो बड़े डेप्थ में जाकर के इन सब चीजों को देखेंगे। देखना है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। शाही परिवार के प्रति प्रयोग हेतु मस्जिद थी। अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष थी। वह कक्ष जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चाएं किया करता था। वह कक्ष जहां विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्ति धार्मिक मामलों पर चर्चा हेतु एकत्र होते थे। ये तो बड़ा बेसिक है, आपको नॉर्मल बुक्स भी आप पढ़ते होंगे तो टाइप की उसमें भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे हम, ये मैं मेडिवल वाले करा रहा हूँ, हिस्ट्री उसी पॉइंट में है, सेकंड वाले में। अजंता और महाबलीपुरम, ठीक है, अजंता और महाबलीपुरम के बारे में यहाँ पे देखो कुछ दिए गए हैं। बताना है कि ये दोनों ही अजंता और महाबलीपुरम ये दोनों ही एक ही काल में बने थे। दोनों एक ही धर्म के संप्रदायों से संबंधित है। दोनों में पाषाण काटकर निकाले गए थे, यानी कि दोनों ही पाषाण से बने थे। दोनों ही एक संप्रदाय के रिप्रेजेंट करते हैं, या दोनों ही एक समय में यानी कि एक काल के बने हुए हैं, ये आपको बताना है। इस प्रकार के जो प्रश्न, कॉम्पेरेटिव प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक वर्ड आपसे दिया जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न यूपीएससी में आते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी, खासकर हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में आपको और एंशिएंट हिस्ट्री में इस प्रकार के जो प्रश्न है, जैसे अर्घट्टा आपसे पूछ लिया निकाल करके कि अर्घट्टा क्या है, तो ये क्या है, यानी भूमि सिंचाई हेतु प्रयुक्त पवन चक्की, यानी कि उस टाइम में मानी जाती थी, एक चक्की टाइप की होती थी। हरट जिसे हम बोलते हैं, हरट देसी भाषा में, गाँवों में अभी से अभी हरट बोलते हैं, वहां करके घूमते रहते थे और पानी उससे निकालते रहते थे। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और भी देखो 2000, चलो और देखते हैं, ये प्रश्न और देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सांस्कृतिक इतिहास देखना, यानी कि कैसा इतिहास है सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध लोग एक ईश्वर को मानते थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। नेक्स्ट देखना, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत लोगों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाए तथा जातीय पदानुक्रम को खारिज कर दिया। ठीक है, जब हम ये पढ़ाएंगे तो बड़े डेप्थ में जाकर के पढ़ाएंगे, और प्रयास ये रहेगा कि इसके बाद में आपको कहीं से भी और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रहे। आपके दिमाग को खोल देंगे। किताब में जो लिखा है वो तो ठीक है, वो तो आप भी पढ़ सकते हैं, एक समझ पैदा इतनी यहाँ से कर देंगे। मेरा उद्देश्य है समझ पैदा करना, आपके अंदर एक ऐसी समझ पैदा कर दूं आप समझने लगे इन सभी चीजों, और इन्हीं चीजों को नहीं, लोगों को भी आप समझने लगे। कि जैसा मैंने आपको बताया, ज्ञान जरूरी है आईएएस होने के लिए, सिर्फ ज्ञान से आईएएस बने ये जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, के विजयनगर के शासक कृष्णदेव की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर प्रणाली क्या थी उनकी, वो हमें देखना है। टैक्स सिस्टम क्या था। भूमि के गुणवत्ता के आधार पर भूमि पर कर नियत किया जाता था। कार्यशालाओं में निजी स्वामी और औद्योगिक कर देते थे। प्रकार के प्रश्न आपको देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो कि मैं ऑलरेडी देख चुका है उसे। कोई प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया था। तरीका के प्रश्न आपको दिखेंगे कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परमिता का संबंध क्या किससे है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बुद्धिज्म से इसका संबंध है। देखते हैं, प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रंथ सूत्र पद्धति में लिखे गए
दार्शनिक जो वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ को ओर ले जाती है, यानी कि ऐसे बोधिसत्व की ओर ले जाती है। क्या उससे? हाँ, उसी से है। और ये प्रश्न 2020 में आया है, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, तो आपको ये भी देखना है। और भी आप देख सकते हैं, एक प्रश्न और आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ, 2018 का प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक में विचार कीजिए। तो हो गया, ये नहीं हुआ, चलो ये सब देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ। इस प्रकार के जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और मैं एक प्रश्न आपको आर्ट एंड कल्चर से दिखा देता हूँ। ये मणिपुरी संकीर्तन के विषय में, ताकि जो मणिपुरी संकीर्तन है के संदर्भ में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, ठीक है। ये यदि आप पहला वाला तो नॉर्मली सब जानते ही हैं, ये तो पढ़ते भी होंगे। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन करने। और दूसरा देखना, केवल करताल, यानी कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो बजाते हुए गाते हुए चलते हैं। तो आपने देखा होगा कोई पे भी यदि आप एक कोरस का निर्माण करते हैं तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट से हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। यदि आप वैसे भी आप नॉर्मल भी लगाएंगे तो आप इसे तो हटा ही देते, ताकि तो जब हम करेंगे तो सब। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हैं, आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके अपने सिलेबस को इसी प्रकार से पढ़ना है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री से भी देख लेते हैं, सारा हिस्ट्री मैंने दूसरे पॉइंट में ही सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ 2011 के बाद वाले प्रश्न हम देख, 2011 के बाद वाले प्रश्न है सिर्फ, यहाँ पे देख लेते हैं। वह कौन सा उद्देश्य था जिसके साथ सर विलियम बेडबर्न और WS कैन ने 1893 में भारतीय संसद स्थापना की? हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीति सुधारों के लिए आंदोलन करना, शाही न्यायपालिका में भारतीयों के अभियान चलाना, ब्रिटिश संसद में भारत के पर चर्चा की सुविधा के लिए, या प्रख्यात के प्रवेश के लिए आंदोलन करना। प्रकार के प्रश्न आपको होंगे। देखना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किराए का भुगतान सीधे किसानों को सरकार द्वारा किया जाता था, सरकार ने रैयतों के पट्टा दिया। और तीसरा है, कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया। प्रकार से आप और भी देख सकते हैं, मैं एक आध प्रश्न और आपको दिखाई देता हूँ। इस प्रकार से देखना, 38वां प्रश्न 2014 में आया, मंगानियार नामक लोगों के द्वारा। मंगनियार लोगों के द्वारा एक समुदाय है जिनकी उत्तर पूर्वी भारत में मार्शल आर्ट है, उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा है, दक्षिण भारत में शास्त्रीय गायन है, या मध्य भारत में पिएट्रा ड्यूट्री एक परंपरा है। पिएट्रा ड्यूट्री आपको पता होगी, जो बर्तनों पे वो बनाए जाते हैं। यहाँ पे और भी कुछ 2015 में एक प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित सामंती प्रणाली की आवश्यक तत्व, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इनमें से कौन सा है फ्यूडलिज्म का? एक बहुत मजबूत और केंद्रीय राजनीति प्राधिकरण और एक बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीति प्राधिकरण। देखना, भूमि के नियंत्रण और कब्जे के आधार पर प्रशासनिक संरचना का उद्भव, और सामंती स्वामी और उनके पति के बीच प्रभु वत्सल संबंध का निर्माण करना। इस तरीका के जो प्रश्न है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो प्रश्न आता नहीं है प्रीलिम्स के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरीका से हमने अपना जो हिस्ट्री वाला जो पॉइंट था प्रीलिम्स के अंदर उसको देखा, पहले उसे पढ़ा, और उसके बाद में कौन कौन से प्रश्न हमने सेक्शन वाइज देख लिए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से प्रकार के प्रश्न आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से किस प्रकार के आते हैं, मेडिवल हिस्ट्री से किस प्रकार के आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से किस प्रकार के जो प्रश्न है आपको बनते हैं। अब हम दोबारा से सिलेबस पर जाते हैं और उस पर फिर देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखना, आप इसका तीसरा पॉइंट देखना है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का देखना है। और तीसरा देखना अभी पॉलिटी है। तो अब तीसरे वाले पॉइंट पर हम जाकर के देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे जाए। तीसरे वाले जो से अब फिर जाते हैं हम PYQs पर और इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी, चलो यहाँ से देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम देखते हैं, यहाँ पे भी वही हमारा तरीका रहेगा कि जो 2011 वाले प्रश्न बाद के वही प्रश्न यहाँ पे देखना है। तो हम जैसे देखेंगे 2012 में प्रश्न है, भारत में एक विशिष्ट राज्य में निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, वो राज्य के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं और फिर पूछा है कि क्या कौन सा ऐसा राज्य है जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक। देखना, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जहाँ जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है, यानी कि जो अक्षांश उत्तरी राजस्थान से गुजरता है यह जो है उसी अक्षांश पर है।
का 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। और तीसरा दिया हुआ है, इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करते हैं। यानी कि जो इसका 12% है वो कहीं ना कहीं एक रिजर्व एरिया के अंदर आता है। तो ऐसा कौन सा है? इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको देखने मिल जाएंगे। और देखना, भारत की आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं उनके विषय में आपसे पूछ रहा है कि इन पर आपको जो नीचे दिए गए इन पर विचार करना है आपको। आर्द्र भूमि की श्रेणी के तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र ने राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक दर्ज किया गया है। और देखना, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र अंतर्देशीय आर्द्र भूमि की तुलना में बड़ा है। यानी कि जो तट में भी आर्द्र भूमि होती है और अंदर भी है देश के, ठीक है। तो जो तट में है वो, और जो ये तो कह रहा है कि जो तट वाला है क्या वो ज्यादा है अंदर वाले से। इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको ज्योग्राफी में देंगे। कौन सी ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी। हम तीसरे पॉइंट पर हैं अभी। तीसरे पॉइंट में मैं ये आपको सारा एकदम अलग अलग बाइफरकेट करके आपको दिखा रहा हूँ, इसी वे में जाकर के आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखना 2013 का एक प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्क के मध्य से बहने वाली राष्ट्रीय उद्यान नदी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि गंगा, इसमें से ये बहती है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से क्या मानसी बहती है? है साइलेंट वैली से क्या ये एक नेशनल पार्क है, इससे कावेरी बहती है? इनमें से कौन सा सही है? इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपको अदल बदल के दिए हुए हैं, तो इस तरीका से आपको पहचानना होगा, ठीक है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे दिया ये एक रेखिक भ्रंश घाटी में, यदि आपको ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें क्या करना है, फंडामेंटल्स पे जोर देना। फंडामेंटल्स और अपनी सोच, यहां सोच। जब भी आप कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं, किताब में कुछ भी पढ़ रहे हैं, तुरंत सोचा रहे ऐसा क्यों होता होगा, और इसी वे पे तैयारी करना। 300 प्लस टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, 300 प्लस टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो इसी तरीका से बड़ा डेप्थ में जाकर के विचार करना है। देखो, जब विचार करना आप सीख लेंगे ना, आप विचार से आईएएस बनेंगे। आप ध्यान रखें, किताब से आईएएस नहीं बनेंगे। ये नहीं कि बहुत बहुत मोटी, कबीर का दोहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए तो बहुत कम से भी आप चाहे ना तो आप आईएएस क्रैक कर देंगे। आईएएस समझ का विषय है, यहां से सोचना पड़ेगा आपको डेप्थ में। ऐसे नहीं है कि आपको पीएचडी करना उसमें, नहीं। आपको एक नॉर्मली एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग तो होना चाहिए या नहीं होना? क्या ऐसा है कि रतन तोता की जो देख लिया बस वही आपको दो दो धेला के लोग बहका करके चले जाएंगे, क्या आप आईएएस बनेंगे क्या? अरे भाई, कुछ तो अपने अंदर विवेक पैदा करना पड़ेगा। तो यह विवेक सिखाऊंगा कि आप अपने अंदर से कैसे जगाएं, उसे किताबों में नहीं मिलेगा। भी आप किताब पढ़ लेना, नहीं मिलने वाला। तो आपको एक थॉट प्रोसेस जो है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। और जो 300 प्लस टॉपिक्स है ना, वहां पर यही तो होगा। आप एक बार कहते हैं ना कि एक बार ये आप पढ़ लोगे तो फिर आप उसके ना पेरीफेरल में तो सब कुछ समझ जाओगे। आपको इस केंद्र में, यानी कि जो उसका नाभिक है ना, आपने पढ़ा होगा ना एटॉम, एटॉम में क्या है, उसका जो है मैक्सिमम मास जो है उसके केंद्र में है। तो केंद्रीय भाव आपको पकड़ना होगा, उसका सेंटर आपको पकड़ लेना होगा। अरे इर्द गिर्द तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब यही है कि आप देखो कि आपको किस डेप्थ में जाकर के किस विचार से तैयारी करनी है। सिर्फ पढ़ते जाने आपका उद्देश्य नहीं है। एक पीडीएफ से दूसरी पीडीएफ और एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप? तो आपको जहां सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, आप है साध्य। आप क्या है? आप है साध्य। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं साधन के पीछे। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? साधन के पीछे आप भाग रहे हैं। आप मुझे बताएं, साध्य बड़ा है या साधन? साध्य बड़ा है। आपको यहाँ काम करने की जरूरत है। यहाँ कौन काम करा रहा है यार आपसे? आप इतने YouTube चैनल देखते होंगे, इतने लोगों को आप देखते हैं, कौन है यहाँ पे जो काम करा रहा है? साध्य। आप में कौन बदलाव चाह रहा है कि आप जाग जाएं एक बार? मैं आपसे कह रहा हूं जागना पड़ेगा। यदि आईएएस बनना है ना, जो 0.1% से कम रिजल्ट है ना, वो क्यों है? जागे हुए लोगों की कमी है जी। लोग जागना चाहते नहीं, और सोते हुए को आप जगाओगे ना, वो लड़ पड़ेगा आपसे। ये बड़ी प्रॉब्लम भी है। यदि मैं यहाँ जगाने की कोशिश भी करूंगा तो बहुत से लोग मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, अपने लोग हैं, मान जाएंगे, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे मुझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और करना क्या है वास्तव में। तो साधन के पीछे मत भागो। मिनिमम साधन जितने भी होंगे वो आपको काम कर जाएंगे। मिनिमम साधन, लेकिन सबसे ज्यादा काम करना है इस साधन।
जो तुम हो ना उस पे काम करना है, अपने पे काम करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल प्रश्न आपको नहीं दिख रहे होंगे। यदि आपने बुक उसी प्रकार से पढ़ी है, यदि आप जब पढ़ते हुए जा रहे थे उस टाइम पे आपकी स्टडी किस प्रकार से होनी चाहिए, इस तरीका से आपकी स्टडी होनी। आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, इतना कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि मुझे पता है कि यदि मैं एक सप्ताह तैयारी करूंगा बैठ करके, पूरा रिवीजन कर डालूंगा, पूरा आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर जो भी टॉपिक है, जैसे 300 प्लस टॉपिक है, हर एक में मेरे अंदर क्षमता है कि 800 वर्ड में यूनिक वर्ड लिख सकूं, 800 यूनिक वर्ड्स में लिख सकता हूं ये टॉपिक्स पे। आप बताइए मुझे कि जब आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं होगा। और जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र आपको पता है, यानी कि आपका एसे, आपका ऑप्शनल और आपका GS4, भैया इस पे तैयारी कराएंगे, ये करेगा मेंस का रिजल्ट। मेंस का रिजल्ट है ना, रिजल्ट तय करें, मेंस का रिजल्ट तय करें। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं इंडियन ज्योग्राफी से आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कोयले की विशेषता है। भारत का कोयला दिया हुआ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे। उच्च राख सामग्री, कम सल्फर सामग्री, कम राख संलयन तापमान। अब दिया गया कि इनमें से कौन सा सही। इस प्रकार से देखना है यहाँ पे, भारत की लेटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे दी गई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। यह साधारणतः लाल रंग की होती है, यह नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से विकास हुआ है। टेपियोका और काजू इन मिट्टियों में जो अच्छी तरह से उगते हैं। समझ गए, ये आपको पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ते हुए जाना। ये नहीं है कि 10 किताब जो है माजिद हुसैन का और पतेना कितने सारे शेविंदर सिंह और बुक आपने जोड़ रखी हैं। भाई पढ़ने का ये तो सीख लो पहले। जो बुक्स होती हैं, ये बड़ी जो बुक्स होती है, ये सैद्धांतिक बुक्स हैं। तरीका के GS में प्रश्न नहीं आते, सिद्धांतों के ऊपर वो प्रश्न जो बुक्स हैं वो लिखी गई हैं। आपको प्रश्न जो है जर्नलाइज करके पूछा जाए, आपके कॉमन सेंस से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या वास्तव में आप समझ रखते हैं, या जितने तथ्य आपने पढ़ लिए बस इतनी समझ है आप नहीं। आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा विचार करें, एक से दूसरा धागे से धागा निकालने का प्रयास करें, तब जाकर के। और ये कब होगा, जब लिमिटेड हो जाओगे आप, जब आपके पास ये होगा ना यार मुझे 300 प्लस टॉपिक ही तो तैयार करने हैं, तो विचार करने के लिए पर्याप्त समय है मेरे पास में। मुझे पता है कि 2 से 3 टॉपिक मुझे डेली रिवाइज करने हैं, और वो 2 से 3 टॉपिक्स से ही आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। समझ गए, और रिवाइज इतनी बार हो जाएगा कि आपसे गलती तो होने का वही नहीं है। तो विचार करना ज्यादा है और पढ़ाई करनी कम है, तो विचारशीलता पे और यहाँ पे अभ्यास कराया जाएगा। मैं सिर्फ आपको बताता ही नहीं हूँ, आपने पीछे भी सारे लेक्चर्स आप देखेंगे और जितने भी लेक्चर्स आएंगे आप उन्हें भी देखेंगे। मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में जा करके दिखाऊंगा। और मैं यही सब चीज करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो बताया उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। और आगे भी मेंस के इस प्रकार से कराऊंगा, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, एक एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए हैं, सिलेबस का एक टॉपिक उठाया उसकी पूरी PDF, सिलेबस का दूसरा टॉपिक उठाया उसकी पूरी PDF, किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, एक एक टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और सिलेबस में क्या लिखा है, अब उसी वे पर तैयारी करके। समझ गए, तो ये सब यहाँ पे करके दिखाऊंगा, सिर्फ बताता ही नहीं हूँ। नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं दिखाया है मैंने आपको, और इसी पे अभ्यास भी करेंगे। और हमारे पास में मैंने आपसे 6 मंथ का टाइम मांगा है, तो 6 मंथ तक आप इसी वे पे चलने वाले। ठीक है, देखना और देखना यहाँ पे किसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से, जैसे कि 2015 में प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन तीनों जो है का संयोजन है, तीनों एक साथ है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखो। और भी क्या 2018 में देखने एक प्रश्न आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत राज्य में सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गत हुआ था और तब से निष्क्रिय है। और फिर इसके ये गए सही आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, बस प्रश्न और दिखाता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। अलियार, ईशापुर और कंसबाती जैसे ज्ञात स्थानों पर क्या समानता है, या एक हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप यहाँ पे है। कटिबंधीय वर्षा वन, भूमिगत तंत्र और जल भंडार। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न है। ये जो प्रश्न आते हैं ना इस प्रकार के, अलियार, ईशपुर और कंसबाती, ये इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रश्न है ये लोकल न्यूज़पेपर में होते हैं। जैसे आपने द हिंदू का देखा होगा, द हिंदू का एक इस प्रकार से आता है, जैसे दिल्ली एडिशन हो गया। वहीं पे आपके जो साउथ में है, साउथ में आपका तमिलनाडु,
उस प्रकार से आंध्र प्रदेश, तो वहां की भी जो न्यूज होती है ना छोटी छोटी, ये प्रश्न वहां से ही है। इस प्रकार के प्रश्न में जो यूपीएससी के जो बच्चे हैं फंस जाते हैं, ये रियली है, ऐसे प्रश्न छोड़ने लायक होते हैं। और एक यही प्रश्न नहीं है, आप इस प्रकार के जो है एनवायरमेंट के अंदर भी देखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आप जो है आर्ट एंड कल्चर के अंदर देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वो तमिलनाडु जो बोर्ड की बुक है वहां से उठा लेते हैं। तो ये इतना तो रहेगा। जैसे कि आपको पता है 55 प्रश्न, आप 50 प्लस प्रश्न नहीं, 55 के करीब प्रश्न आपको करने हैं। तो कहीं ना कहीं 45 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपको गलती करके और अपने नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर सकते हैं आप। तो यदि आपकी सही तैयारी है, जो मैंने आपको रणनीति बताई है, अगर 6 महीना आप उसे फॉलो कर लेते हैं, तो आपको, जहां हम 30 प्रश्न की जब बात कर रहे थे, वहां से आप सीधे 55 प्रश्न तक, यानी कि 55 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे 6 मंथ के रिहर्सल में। ये है, आगे देखना और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अब देखते हैं आगे, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। निम्नलिखित आपको पूछ रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शुरू किया गया था। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल थे। इनमें से कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के जो प्रश्न है ये आपको देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स। तो इनकी वे पर आपको तैयारी करनी है। 2020 का एक प्रश्न है, इसे देखना आप। यह फसल उपोष्ण प्रकृति, यानी कि एक फसल जो नीचे दी गई है, इनके आपको जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी है इनका एट्रीब्यूशन, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपसे फिर पूछा गया कि इनमें से जो ये ऊपर दिया गया है किसकी विशेषता है। इनमें से यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों की, यानी कि 200 दिन ऐसे चाहिए जहाँ पाला ना हो। 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की अपवहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जब आप फसल जो पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी के अंदर, क्रॉप पैटर्न, तो वहां पर हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको जो है इस प्रकार से पढ़ के चलना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स यदि दिए गए हैं तो हम कौन सी फसल के हैं। जैसे कि कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, इसी प्रकार से तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। इस पर हमें जितनी भी फसल हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़े थोड़े, जैसे मैंने आपको नोट्स में दिखाए हैं, मैं वैसे वहाँ पे डाले हुए हैं। कभी ना कभी मैं आपको उसका एक्सेस भी दे दूंगा आने वाले टाइम में, तो आप वहां से देख सकते हैं किस प्रकार से नोट्स आप, मैंने वैसे दिखा तो दिए थे आपको उस दिन, लेकिन हो सकता है ना दिखे हो आपको सही से, तो कैसे बनाने वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे। मैं जल्दी से करा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। नेक्स्ट में हम आएगा क्या और भी, हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना एक बार, देखना। 28 प्रश्न है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवा, ये कौन सा है, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये पोर्शन किसका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूती से और स्थायी होती हैं, ऐसा क्यों है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। इस प्रकार के प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो ये तो सारे हमारे एकदम इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित कारक पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व और पृथ्वी की परिक्रमण। कह रहा कि इससे कौन से कारक हैं जो है प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराओं को। महासागरीय धारा आपको पता होगा इसका, तो वैसे नहीं तो यहाँ सब पता चली जाएगा। जो भी महासागर है उनके अंदर जो वाटर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि जो उनकी ऊपर की सतह है वो भी, और जो नीचे की सतह है वो भी मूव कर रही है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ये होता है, यानी कि जिधर आपसे गर्म हो जाएगा उधर की साइड आता रहेगा और जिधर ठंडा है उधर की साइड में वो जाता रहेगा, यानी कि इस तरीके से मूवमेंट होता है। यानी कि पानी का जो समुद्र है वो सारे समुद्र जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो उनका जो वाटर मूवमेंट है वो कह रहा है कि ये जो सागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, इनको इनमें से कौन सा प्रभावित करेगा, ऐसा कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है ये आप देखेंगे। 12वां एक प्रश्न है, देखना इसे, 2012 में प्रश्न आया है 34वां। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सावन क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु का जो है ये लक्षण दे रखा है। साल भर वर्षा, केवल सर्दियों में वर्षा, एक अत्यंत कम शुष्क मौसम और एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम, इनमें से पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसी तरीका से 2013 में एक प्रश्न पूछा है। इनमें आपको ये युग्म दिए गए हैं, आपको सम्मिलित करने हैं कौन सा किसके साथ में सही है। जैसे एवसीनियन पठार ये कहाँ है, ये एटलस पर्वत ये कहाँ है, गुआना हाईलैंड्स ये कहाँ पे है, ओकावांगो वेशन ये कहाँ पे है। तो बड़े इजी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि सारे इजी प्रश्न पहले ही आ गए और अब 2023 में आने वाले प्रश्न बड़े टिपिकल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लर्न करना है,
ठीक है ना। हमें यहाँ से हमें क्या है, मैं मान रहा हूँ यहाँ से भी फैक्ट आपको मिलेंगे, 2023 में भी मिलेंगे, लेकिन अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि आपको किस बेस पे, यानी किस तरीके की पिच पे आपको बैटिंग करनी है। इस पिच पे आपको बैटिंग करनी है, ये पिच का मुआयना मैं आपको एक तरीका से करा रहा हूँ, आप उसी नजरिए से इसे देख रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो इसी तरीका का यही प्रश्न है, वो कह रहा है कि कौन सा पृथ्वी की सतह पर गतिशीलता में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है। आपको पता है पृथ्वी के ऊपर पठार भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, ऊंची नीची जो भूमि है, तो ये कह रहा है कि उस पर इस तरीका के जो परिवर्तन है किसके कारण आते हैं, वो आपको 6 दिए गए हैं, इनमें से आप पहचान लें। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, प्लेट मूवमेंट, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। तो देखना इतने इजी से आपको दिए गए हैं ये, तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो एकदम एक एक का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाएंगे और इजीली आप इन्हें एकदम कर लेंगे। और देखना 39 मैं जल्दी से करा देता हूं क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण मछली पकड़ने के स्थान उन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। कह रहा है कि जो मछली होती है कहाँ पर ज्यादा है, आपको पता है जहाँ ठंडा और गर्म पानी दोनों मिलते हैं, ऐसी समुद्री धाराएं जहां पर मिलती हैं वहां पर आप ज्यादा मछली हो जाएंगे। आपको पता है ज्यादा ठंडे में भी जो प्राणी है वो जीवित नहीं रह पाते, और ज्यादा गर्म होगा तो वहां पे भी नहीं रह पाएंगे। तो कौन सा सबसे अच्छा होगा? रूम टेम्परेचर जानते हैं ना आप, एक रूम टेम्परेचर होता है, तो जो रूम टेम्परेचर है वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं ना। यदि आप अपना घर का खाना भी बना करके एक रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं वो जल्दी से सड़ जाएगा, जल्दी से खराब हो जाएगा। उसी को आप फ्रिज में रख देंगे तो नहीं होगा, या उसे ही बार बार आप गर्म करेंगे तो भी नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, तो मछली भी एक प्राणी है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस का लगा करके आप जा सकते हैं कि गर्म और ठंडी वायु जल धाराएं मिलती हैं, नदियां बड़ा मीठे जल में समुद्र प्रवाहित करते हैं, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं, महाद्वीपीय सेल्फ। तो और देखना इस प्रकार से ये प्रश्न आप देख लेना, ये प्रोवाइड मैंने जैसा कि आपको बताया है, ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पे, वहां से जाकर के आप इन्हें डाउनलोड कर लेना और अपने सिलेबस के साथ में इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं फिर दोबारा से सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में आप 4th पॉइंट देखना, आप 4th पॉइंट आपको देखना है। 4th पॉइंट में क्या कह रहा है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एटसेट्रा। ये इशूज आपको, इन इशूज के ऊपर यूपीएससी भी कह रही है कि आपको इशू बेस्ड तैयारी करनी है, लेकिन हमारे जो प्रिय लोग हैं वो लगे हुए हैं बस किसी तरीका से स्टेब्लिश हो जाएं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब बच्चों को तो समझ है नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आने में टाइम लग जाएगा, समझ के लिए भी तो एक समझ चाहिए ना, तो उसे आने में टाइम लगेगा। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, तो हम अब देखना है 5th पॉइंट देखना है इकोनॉमिक्स, ये अलग है। तो इंडियन पॉलिटी इस सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इंडियन पॉलिटी में देखेंगे, देखना निम्नलिखित में से किस और किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो कि लक्ष्मीकांत से आपको मिल जाएंगे, जो फैक्चुअल प्रश्न जो होते हैं वो आपको अधिकांश जो है लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे। लेकिन यूपीएससी ने आप देखेंगे पिछले 2 वर्ष से इस प्रकार के जो प्रश्न में पूछने प्रारंभ कर दिए हैं कि जो एप्लीकेशन बेस है, किसी की गिरफ्तारी हुई तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एकदम प्रैक्टिकल बेस जो प्रश्न है वो भी आने शुरू हो गए। लेकिन ये 2013 का प्रश्न, आप इसे देखना, ये सब दिए गए चैप्टर में, जो आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरह की जो बॉडी दी गई है वहाँ पे ये सब आपको प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक निकाय को भारत के संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न है ये भी आपको सब लक्ष्मीकांत में सब मिल जाएंगे। के बाद आप और भी प्रश्न देख सकते हैं। 2015 में ये प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का अर्थ इसके अंश में निहित है। प्रस्तावना, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और समवर्ती सूची एकदम मिल जाएंगे आपको वहां पे। और देखना 2017 में एक प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सत्य है। इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, वे कानूनी कर्तव्य से संबंधित हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं। 2017 में एक प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंध है। अधिकार और कर्तव्य के बीच, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और आपको फंडामेंटल राइट्स के बीच संबंध के बारे में पूछा। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंध है। अधिकार व्यक्ति के होते हैं और इसलिए समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, कर्तव्य नहीं। राज्य की स्थिरता के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं, अधिकार नहीं। इस प्रकार के जो प्रश्न है ये सब लक्ष्मीकांत से हो जाने वाले हैं। तो आपको पता है, मैंने सिर्फ आपसे बताया कि 2 साल से लगभग ऐसा ट्रेंड है। उससे पहले 2011 के बाद में इस तरीका का जो ट्रेंड रहा कि लक्ष्मीकांत, क्योंकि उससे पहले 2011 से पहले लोग क्या करते थे, एक तो सुभाष कश्यप का बुक आता था,
सुभाष कश्यप जी का बुक था, ठीक है, इस ये लोग फॉलो करते थे। और एक डीडी बसु साहब का एक बुक था, एक ये डीडी बसु साहब का बुक और सुभाष कश्यप जी का जो बुक है, ये बुक चलते थे उससे पहले। लेकिन 2011 के बाद में यूपीएससी में जो बुक है वो लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत का बुक इस तरीका से हो गया क्योंकि लगभग 90% से वो प्रश्न जो है वो लक्ष्मीकांत से पूछे जाने लगे। लेकिन 2019 के बाद में ऐसे भी प्रश्नों की संख्या बढ़ने लगी, हाँ आपको लक्ष्मीकांत से बाहर के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अब 2023 में और 22 के प्रश्न आप देखेंगे, जो कि मैं शायद इसमें होंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, उनका ट्रेंड एकदम थोड़ा सा और भी अलग हो गया। और आने वाले टाइम में 2024-25 तक ये बुक भी इरिलीवेंट हो जाएगी, पूरी तरीका से इरिलीवेंट हो जाएगी। बेसिक्स तो आप सब क्लियर है ही सभी का, लेकिन आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके न्यूज़पेपर से या फिर आप जो यूपीएससी के जो टीचर्स हैं उनके क्लास अटेंड करते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएंगे, उनके आंसर्स आपको हो जाएंगे। धन विधेयक के संबंध में ये आपको लक्ष्मीकांत से सीधा प्रश्न मिल जाएगा। धन विधेयक के संबंध में आप विचार कर सकते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी विधेयक के धन विधेयक तभी माना जाएगा यदि इसमें केवल किसी भी कर के धारण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन और विनिमय से संबंधित प्रावधान शामिल हो। धन विधेयक में भारत की संचित निधि या किसी आकस्मिक निधि की अभिक्षा के प्रावधान होते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के नियोग से संबंधित है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने के विनिमय से संबंधित है। इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए आपको तैयार रहना है, एकदम तैयार रहना है। और ये प्रश्न आपको अब जो है मेरा मानना है अभी भी 60% प्रश्न जो है इसी बेस पे आपको मिले, 40% जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आपको अलग तरीका से देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 47 में, आप देखना क्या बोल रहा है। 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये कह रहा है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति यह जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि क्या विनिमय नियम और उपनियम, प्रावधान आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं और ऐसे प्रत्यायोजन के दायरे में कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ये 2018 में ये प्रश्न आया है, तो हमें ये देखना है इसका कौन सा सही हो सकता है। जैसे कि आपको पता है इसका अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ये कौन सी समिति है, ये सब आपको पॉलिटी के अंदर मिल जाएंगी। ये नॉर्मल, सारे प्रश्न नॉर्मल है तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये है आपका 51 प्रश्न। 51 में क्या बोल रहा है, 2018 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्तों को उस कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया, यानी कि उसके जो कार्यकाल है उसके द्वारा उसके समय में इसको कम नहीं किया जाएगा। तो इसमें फिर प्रश्न आपको दिया है कि कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, दोनों सही है। तो इसका क्या है, दोनों सही है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है नॉर्मल प्रश्न आपको मिल जाएंगे पॉलिटी के अंदर। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस प्रकार के प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आप देखना 53 में निम्नलिखित में से कौन कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। पहला है यदि अधिक कानून है तो कम स्वतंत्रता होगी, यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है, यदि स्वतंत्रता है तो लोगों को कानून बनाना होगा और यदि कानूनों को बार बार बदला जाता है तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। तो 53 का जो है कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो बी जो प्रश्न का आंसर है वो सही हो जाएगा। वैसे आंसर यहाँ बताना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक ट्रेंड एनालिसिस दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार का जो ट्रेंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि और भी भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा है, तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी इसका, यानी कि 5वीं अनुसूची के तहत। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो साथ ही अब देखते हैं नेक्स्ट, अब सिलेबस में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 6th पॉइंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये कह रहा है कि ये सारे इश्यूज आएंगे, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी इसके प्रश्न होंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के, वो लिख रहे हैं कि इसमें स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आप प्रश्न पत्र जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, यदि आप वहां पे देखेंगे तो आप पक्का जान जाएंगे कि स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है या नहीं,
तो पक्का इसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न है इससे आते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो कब का है, 2011 में ये प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थान यानी कि हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से ये जो दिए गए हैं जाति बहुतायत, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये जो विशेषताएं होनी चाहिए, तभी एक जगह को आप क्या कर सकते हैं, किसी स्थान विशेष को आप जैविक हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। तो उनमें से दिया गया जाति बहुतायत के आधार पर वनस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वनस्पतिक महत्व, आशंका बोध, वनस्पति और प्राणी जाति का उष्ण और आर्द्र परिस्थिति के प्रति अनुकूलता। तो इसमें से पूछ रहा है कि अब कौन सा सही है, इसमें से पूछ रहा है कि अब कौन सा सही है, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, यानी कि पहला सही होने पे ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, दूसरे पे पहला गलत हो जाएगा, तो तीसरे पे ये। तो इसमें क्या है, जाति बहुतायत है और वनस्पति घनत्व और वनस्पति और प्राणी जाति, यानी कि 1, 2 और 6, यानी कि पहला विकल्प सही होना चाहिए। तो आप विकल्प सही ना होकर के आप ये देखें सिर्फ कि यहाँ पे किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। बुलई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास और ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि कोई पशु है वो किसी एक विशेष स्थान पर है लेकिन उसका कोई प्रीडेटर्स नहीं है, उसके बाद भी उसकी पॉपुलेशन गिर रही है और वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज होने है, लेकिन कौन सी है वो, तो वो क्या है, वन्यजीव गधा, यानी कि भारतीय वन्य गधा उस श्रेणी में आता है। तो इस तरीका से आपको पूछा जाएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम और माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, कौन सा इनमें से देखना होगा आपको, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्टों का पुनः चक्रण और सस्य परागण। तो जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों और माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। इसमें आपसे ये पूछ रहा था, इसमें कौन सा होगा, यानी कि सारे सही हो जाएंगे, पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 9th प्रश्न हम देखेंगे। 9th प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण की स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, नहीं है, आप ये देखना है। तो इसमें क्या है, कौन नहीं है, वनस्पतिक उद्यान नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, सही, राइट विकल्प है। लेकिन आंसर जो होगा इसका बी। इस प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला है आयात और निर्यात अधिनियम 1947, खनन और खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1927। पूछ किसके परिप्रेक्ष्य में रहा है, वो कह रहा है कि देश के अंदर जो जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, उसको कौन से इनमें से ऐसे हैं कि जो किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो कौन से हैं, पहला आयात और निर्यात, दूसरा है सीमा शुल्क अधिनियम में, और ये सारे गलत हो जाएंगे। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे तो इसका मतलब 1 और 3 सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एजेंसी, भारत में कृषि और संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो पूछ रहा है एनबीए भारत के जो कृषि संरक्षण है, एग्रीकल्चर प्रिजर्वेशन जो, उसमें किस प्रकार से ये सहायक है। पहला है एनबीए जैव चोरी की जांच करता है और स्वदेशी और पारंपरिक अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे, गलत हो जाएगा तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही है। इसी प्रकार से आप 15वां प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 है ना, एनजीटी जिसे हम बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुरूप अधिनियम हुआ, यानी कि ऐसा कौन सा भारत के संविधान में आर्टिकल है जहां से जिसका अनुसरण करते हुए इसको जो है बनाया गया। तो इनमें से कौन सा स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार अनुरूप अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अंग माना जाता है। दूसरा अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। और तीसरा भी दिया रखा है कि अनुच्छेद 243(1) के तहत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों के कार्यों के अनुरूप। तो ये इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है,
या केवल एक ही सही होना, यही सही हो जाएगा ये वाला, ये तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसका 15 का क्या होना चाहिए, ए सही होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से और भी प्रश्न आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न है, ये भी 2012 का ही प्रश्न है। तो आप ये सारे प्रश्न देख लेना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। देखना, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, ये घटना क्या चिंता का विषय है। वो कह रहा है कि ये समुद्र है, इनमें क्या हो रहा है, इनका एसिडिफिकेशन हो रहा है। आपको भी पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ना तो ज़्यादा गर्मी में जीवित रहती हैं, ना ज़्यादा सर्दी में, ना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब रहेंगी, और ना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तब। तो उनके लिए एक मिडल जो है, मीडियम एक मिडल होना चाहिए, तो ही वो क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती हैं। तब आप बताएं मुझे कि यदि एसिडिफिकेशन ज़्यादा होता जाएगा तो क्या होगा, खतरा होगा। अब देखने क्या होना, कैल्शियम पादप प्लवक वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल, हाँ प्रभावित हो जाएगा। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल से प्रभावित हो, सही है। कुछ प्राणी जिनके हिमक पादप प्लवकीय होते हैं, उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो डिम्ब बनाते हैं ऊपर, कैल्सिफिकेशन जिनका होता है वो प्रभावित हो सकता है। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। मेघ बीजन का मतलब है कि जैसे ये समुद्र है, इससे भी क्या होता है, भाप बनती है और ऊपर जाती है। इसी के साथ साथ क्या चला जाएगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे ना कैल्शियम के, जो भी यानी कि नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो जो है इसको भी क्या करेंगे, मेघों का बनना भी कम हो जाएगा, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगा। तो यही वो पूछ रहा है। तो इस प्रकार से सही हो जाएंगे। आप और भी देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायु का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचरित करती है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। संपूर्ण सौर विकिरण और अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ये सारे हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये सारा आप पढ़ लेना एक बार। अपने सिलेबस के साथ में आपको वही पद्धति लागू करनी है जो मैंने आपको सजेस्ट की है। तो ये अपना रख लेना है, प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, या फिर अपना जो भी डिजिटल माध्यम आपके पास है आप उससे पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, और मैच करते हुए साथ साथ चलना है। अच्छा, इस पॉइंट से इस प्रकार के प्रश्न है, इस पॉइंट से इस प्रकार के प्रश्न है, मुझे इस पिच पे बैटिंग करनी है, इस तरीका से मुझे तैयारी करनी है। बुक्स मुझे इसी अपने कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण हमें डेवलप करना पड़ेगा कि अब इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आ रहे हैं, अब इनके लिए मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम सिलेबस पे चलते हैं, दोबारा से देखते हैं कि किस प्रकार का और कौन सा पॉइंट है इसके अंदर। और पॉइंट देखते हैं। 7th में क्या है, जनरल साइंस, और यहाँ पे जनरल साइंस के साथ साथ में मैं एक और जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो बेसिक साइंस से प्रश्न आएंगे करंट अफेयर के साथ में मिलकर के, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका सिलेबस का। तो हम इसके प्रश्न देखते हैं अब जल्दी से एक बार, इसमें किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखना है, इस प्रकार के जो प्रश्न है ये प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न है। निम्नलिखित नैनो ट्यूब के संदर्भ में कथनों पर विचार करा रहा है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी पर वो आपको विचार कराने के लिए बोला कि जो नैनो टेक्नोलॉजी आप वैसे हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक में, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसी से आपका एक नैनो ट्यूब का निर्माण किया गया है। तो नैनो ट्यूब के संदर्भ में पूछ रहा है, इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और प्रतिजनों के वाहक के रूप में किया जा सकता है। नंबर 2, इन्हें मानव शरीर के घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं में बनाया जा सकता है। इनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर में किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होती हैं। अब आप मुझे बताइए, पहले तो जब हम साइंस एंड टेक के जो प्रश्न आते हैं, हम यदि उन पर विचार करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर के प्रश्न पूछते हैं, और साथ में करंट अफेयर। तो जब वो करंट अफेयर के प्रश्न बना रहे होते हैं तो उनके भी सामने जो एग्जामिनर है, उसके भी साथ में पेपर सेटर है, उसके भी सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो किस तरीका से जो भी इनके स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाए, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। अब न्यू रिसर्च आ रही हैं, तो न्यू रिसर्च के विषय में आप बताइए, जब चीज़ों को जर्नलाइज करते हैं तो उन्हें कितना डेप्थ में नॉलेज होगा, आप खुद सोचें। जैसे आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे आप ड्रोन्स की बात करते हो, चाहे आप AI की बात करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, 3D मॉडलिंग की बात करते हो, इस प्रकार की बहुत सारी और टेक्नोलॉजी है, या बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी और मेडिसिन आ जाती हैं। तो इनकी कितने डेप्थ में नॉलेज होगी। तो आप मुझे बताएं कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो निर्माण है,
यानी कि यस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका निर्माण करना इजी है, समझ रहे हैं ना, उनका निर्माण करना इजी है। यदि हम करते हैं नहीं वाला, यदि हम बनाते हैं एक कोड, एक ऑप्शन हम बनाते हैं, यदि वहां पर लिखते हैं कि नहीं ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम नहीं कर सकती, ठीक है, आप कह सकते हैं कि यदि आप कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी यह काम नहीं कर सकती, तो आपको तो पता नहीं है कि भविष्य में, क्योंकि ये सब चीजों का इवोल्यूशन है, कल हो सकता है कि वो काम करे, या जब तक एग्जाम हो तब तक वो काम करने लगे। तो आप नहीं वाले जो भी जो विकल्प है वो आप नहीं सेट कर सकते, तो यस वाले विकल्प आप ज्यादा सेट कर सकते हैं। तो ये देखा गया है, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे तो 80 to 85% जो प्रश्न है, 85% तक के जो प्रश्न हैं उनके जो आंसर है वो ऑल करेक्ट वाले सही होंगे, ऑल करेक्ट। मैंने आपको इसका रीजन बता दिया, क्योंकि नहीं में विकल्प बनाना टिपिकल है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। तो यस वाला आप कैन लगा करके बना सकते हैं, कैन ये कर सकती है, या उसमें दवाई असर कर सकती है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो कर तो कुछ भी सकते हैं ना। बहुत ज्यादा आप वो हाईली करेंगे, बहुत ज्यादा हाइप करने का प्रश्न में कोशिश करेंगे, तो वो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो हो ही जाएगा। तो वो इस प्रकार से सेट करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में क्या होता है, जो साइंस एंड टेक के प्रश्न हैं उनके साथ एक सुलभता आपके साथ हो जाती है कि आपको प्रश्न के जो विकल्प हैं उन्हें, यदि आपको नहीं भी बन रहा है तो आप डी के ओर, यानी कि सभी सही हैं, आप जा सकते हैं, और वहां चांस है ज्यादा सही होने के कि आप अपनी बुद्धि लगाएं और कहें कि ये कैसे कर सकती है। जैसे कि मैं एक शायद प्रश्न 2021 का मैं आपको बताऊं, एक ड्रोन के ऊपर प्रश्न था, उसमें था कि ड्रोन जो व्हेल मछली है उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकता है। अब इस तरीका का जो प्रश्न है, अब लोग यदि यहाँ दिमाग लगाएंगे वो कैसे कर सकता है, व्हेल कैसे करेगा, इसका विषय नहीं है, आप उसे यस करें। और आप जब यूपीएससी ने उसका जो आंसर की जारी किया तो उसमें सही माना, तो जो ज्यादा दिमाग लगा लिया जिन लोगों ने, उनका वो गलत हो गया। तो इसलिए यदि आप फंस रहे हैं, आप पे नहीं बन रहा है प्रश्न किसी में, आप यहाँ पे देखो 4 दिए गए, हो सके आप किसी में फंस जाएं, तब आप, एक तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि यार बायोडिग्रेडेबल होगा तभी बॉडी में उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जा सकते हैं कि यार मुझे नहीं पता तो हम डी की ओर जाएं और सभी विकल्प सही हों, इस तरीका से आप कर सकते हैं। तो वो अब आपके ऊपर है, या तो विकल्प आप पूरे आपसे प्रश्न आते हो या फिर इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। देखना इसमें भी निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, फसल के खेत पर कीटनाशक का छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर का निरीक्षण और डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउसिंग वेल की सांस नमूने एकत्रित करना। अब देखना ये है वो, तो ये कह रहा है इस प्रकार के जो प्रश्न है, तो इसमें भी क्या है, डी सही है, यानी कि सारे सही है, तो आप भी इस तरीका से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में मैंने आपको बता दिया, भारत में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के प्रयोग की क्या महत्ता है, इस प्रकार के प्रश्न। ये वैक्सीन निमोनिया के साथ साथ मस्तिष्क ज्वर व रिक्त विषाक्तता के प्रति उपयोगी होती है। उन एंटीबायोटिक दवाओं पर अधीनता को घटाया जा सकता है जो औषधीय प्रतिरोधक जीवाणुओं की विपरीत प्रभावशीलता नहीं होती। इन टीकों का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और न ही इनसे कोई एलर्जी संबंधी दुष्प्रभाव है। तो इस प्रकार से इसका भी हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे जिनके ये सही हो सकते हैं सभी, ठीक है, तो आप भी इस तरीका से आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखना, सौर जल में पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का उपयोग सतह पर पंप चलाने के लिए किया जा सकता है और समरसेबल पंप में नहीं। ऐसा क्यों होगा, जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी कर सकते हैं, मोटर तो सेम ही रहेगी ना वो। तो इस तरीका से आपकी कॉमन सेंस की, या तो कॉमन सेंस पे होगा तो आप नहीं का बनाने का प्रयास करेंगे तो आप खुद पहचान लेंगे। जैसे कि इसमें आपने उसे थोड़ा सा चालाकी करने का प्रयास किया और नहीं डाला, आपने तुरंत पकड़ लिया उसे। निम्नलिखित में से किसके मापन और अनुमापन के लिए उपग्रह प्रतिबिंब रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किस किस के लिए किया जा सकता है, यह है प्रश्न। और इसमें बोल रहा है कि एक विशिष्ट स्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल अवयव के लिए, एक विशिष्ट स्थान से धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, एक विशिष्ट स्थान की भूमि की सतह का तापन के लिए। तो आपको जो भी नहीं पता तो आप सीधे जा सकते हैं, और इसका रीजन मैंने आपको बताया ऐसा होता क्यों है। आप और भी देख सकते हैं, देखना ये वाला प्रश्न है, आप संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE और VoLTE के बीच क्या अंतर है, अंतर वो पूछ रहा है। आमतौर पर LTE को 3G और VoLTE को एडवांस्ड 3G रूप में वर्णित किया गया है। LTE के डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पूछ रहा सही क्या है। इसी तरीका से आप देखेंगे डिनोसोवन शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में निम्नलिखित में से किया जाता है। तो आप ये सब देख लेना एक बार, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं इसे यहीं पे
आगे देखते हैं एक बार सिलेबस में। वैसे सिलेबस में और कुछ है नहीं, यही है बस, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से ये सारा आप पढ़ें। जिस दृष्टिकोण से मैंने आपको इसे पढ़ाने का प्रयास किया है, सिलेबस को मैंने आपको प्रीलिम्स का जो पूरा सिलेबस है जनरल स्टडी के पेपर का, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसी तरीक़ा से मैंने तो, क्योंकि हमारे पास में एक समय सीमा है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो हम 1 घंटा से ज़्यादा की वीडियो बनाएंगे तो लोगों को जो है बहुत सारे और भी काम है, तो वो नहीं देखेंगे। तो आप क्या है, आपको एक एक प्रश्न करना है इसी तरीक़ा से। और बाकी जब मैं पूरी वीडियो लेकर के आऊँगा एमसीक्यूज़ की, तब वहाँ तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमें ये प्रश्न क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं भी आता है प्रश्न, तो आप उसे किस प्रकार से अप्रोच करें कि आप सही आंसर तक पहुँच जाएँ। तो बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, एक से एक टेक्निक्स देखने वाले हैं। और टेक्निक्स जो है हम सिर्फ बताते नहीं हैं, हम अप्लाई करके दिखाते हैं। बताने के 10 मिनट की एक वीडियो बना दें और बस उसमें बात ही बात हम करें और करके कुछ भी ना दिखाएं, तो वो भी संभव है, लोग देखेंगे भी उसे, क्योंकि 10 ही मिनट की वीडियो है। लेकिन यदि आप अप्लाई करेंगे तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी और उपयोगी भी है। आपका जो भी आपने 1 घंटा लगाया है, उसका एक आपको रिटर्न होगा उसके बदले में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।